गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीए तृतीय वर्ष के स्टूडेंट्स के लिए उत्तर भारत की नदियाँ टॉपिक लेकर के मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। ये दूसरा लेक्चर है उत्तर भारत की नदियों का। पहला लेक्चर था आपका सिंधु नदी अपवाह तंत्र और दूसरा लेक्चर है आज उत्तर भारत की नदियों के अंतर्गत गंगा नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। ये हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं जो सदा जल से परिपूर्ण रहती है। उत्तर भारत में हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और सिंधु नदी अपवाह तंत्र वाली नदियां जो है अरब सागर में गिरती हैं। ये गंगा नदी अपवाह तंत्र जिसके अंतर्गत गंगा, यमुना, घाघर, गंडक, ब्रह्मपुत्र ये सारी नदियां कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और यहीं पर चंबल, बेतवा, सोन नदी, ये चंबल, बेतवा, सोन नदी ये मध्य भारत के उच्च पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं जो जा कर के गंगा नदी में मिल जाती हैं और गंगा नदी में मिल कर के ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहला हम गंगा नदी के जो हिमालय पर्वत के गंगोत्री नामक हिमनद से निकलती है, गढ़वाल के गंगोत्री नामक हिमनद से निकलती है और ये देवप्रयाग के निकट अलकनंदा इसमें आकर के मिलती है जिसके कारण से इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। और इस गंगा नदी के किनारे तटीय भागों पर ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी नामक तीर्थ स्थानों का विकास हुआ है और इनके तटीय भागों में औद्योगिक नगर और व्यापारिक नगरों का भी विकास हुआ है। इस नदी की लंबाई जो है 2500 किलोमीटर की लंबाई में यह नदी बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इसके बाद दूसरी नदी है ये यमुना नदी जो है इलाहाबाद के पास आकर के इसमें मिलती है और यमुना नदी का उद्गम होता है टिहरी गढ़वाल में यमुनोत्री नामक हिमनद से निकलती है और टोंस नदी इसमें आकर के मिल जाती है और इलाहाबाद में आकर के ये मिलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र है 1385 किलोमीटर अपवाह क्षेत्र बनाती है ये। तीसरी नदी है रामगंगा नदी जो है नैनीताल के निकट हिमनद से निकलती है और ये 33,000 वर्ग किलोमीटर का अपवाह क्षेत्र बनाती है। इसके बाद चौथी नदी है काली नदी, कुमायूं पर्वत से निकलती है। काली नदी कहाँ से निकलती है? कुमायूं पर्वत से निकलती है और ये पंचेश्वर के निकट इसमें सरयू व पूर्वी गंगा आकर के मिलती है और वहीं से इसे शारदा के नाम से भी जाना जाता है। बह करके बहराम घाट के निकट या घाघरा नदी के में जा करके मिल जाती है। इसके बाद है कर्णाली जो है इसको घाघरा के नाम से भी जाना जाता है। ये कर्णाली मैदानी भाग में घाघरा के नाम से पुकारी जाती है और इसका उद्गम है भापचा चुंगो। ये किस नाम से जाना जाता है? इसको भापचा चुंगो यानी इसका उद्गम स्थान है भापचा चुंगो नामक हिमनद से निकलती है और मैदानी भाग में पहुंच करके यह नदी जो है दो शाखाओं में बढ़ जाती है। पश्चिमी शाखा को कर्णाली और पूर्वी शाखा शिखा कहलाती है और आगे चल करके ये दोनों धाराएं एक हो जाती हैं और अवध से गुजरते हुए ये छपरा के निकट ये गंगा में मिल जाती है। कर्णाली नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसको भापचा चुंगो से निकलती है और इसको घाघरा के नाम से जाना जाता है और आकर के वाराणसी से पहले ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद आता है कोशी नदी यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यह नदी गोसाई थान शिखर के उत्तर से अरुण नदी के पास से निकलती है और कंचनजंगा व माउंट एवरेस्ट शिखर के मध्य तंग घाटी से गुजरती है। छपरा के निकट यह मैदान में प्रवेश कर जाती है जहां इसे विशाल कछारी पंख के नाम से जाना जाता है। और यह कोशी नदी जो है ये यहीं पर है। कोशी नदी पटना के पास आकर के मिलती है ये कोशी नदी जो है और ये कोशी नदी जो है
कहाँ से निकली? गोसाई खान शिखर से निकलती है और 730 किलोमीटर बहती है। और ये नदी जो है, कोशी नदी, अपना मार्ग परिवर्तन के नाम से ये बदनाम है, क्योंकि ये समय समय पर अपना मार्ग परिवर्तन कर देती है और भयंकर बाढ़ लेकर के आती है। राप्ती नदी कंचनजंगा शिखर से निकलती है और ये तकरीबन 640 किलोमीटर होकर के बहती है। गंडक नदी तिब्बत नेपाल सीमा से निकलती है और 425 किलोमीटर का प्रवाह क्षेत्र बनाती है। गंडक, त्रिशूल गंगा और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और अपने साथ ये गोल चिकने पत्थर लेकर के बहती है गंडक नदी। और ये इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको शालिग्रामी के नाम से जाना जाता है। और मैदान में जब ये नदी बहती है तो इसको नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आपका आता है ब्रह्मपुत्र प्रवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र प्रवाह तंत्र जो है असम से निकलती है, कैलाश पर्वत के मानसरोवर से, झील से निकलती है ये ब्रह्मपुत्र नदी और बहती हुई आकर के ये कहाँ? गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी ये जो है झील से निकल करके कितना 51,100 मीटर की ऊंचाई से निकल करके सापू नदी के नाम से लद्दाख और कैलाश के बीच में होकर के बहती है और नामचा बरवा पर्वत के निकट यह दक्षिण की ओर मुड़ करके भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है और इसके बाद असम घाटी से होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे जमुना के नाम से भी जाना जाता है। सुरमा नदी के मिलने पर यह मेघना नदी कहलाने लगती है और अंत में ये पद्मा नदी से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्णगिरी, भाद्री, सकोरा, सकोस, मानस, धारला और तिस्ता इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और इनकी कुल लंबाई 2580 किलोमीटर है, जिसमें से 1340 किलोमीटर की लंबाई यह भारत में तय करती है और भारत में इसका अपवाह क्षेत्र 3.40 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आपने देखा ये ब्रह्मपुत्र नदी अपनी अन्य कई सहायक नदियों को लेकर के बहती हुई ये असम से होते हुए आकर के गंगा नदी में मिल जाती है और गंगा नदी में मिल करके ये बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है। तो इस प्रकार से हमने उत्तर भारत की नदियों में इन गंगा नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र की चर्चा किया हमने। तो बच्चों आपने क्या देखा? गंगा नदी कहाँ से निकली? गंगोत्री नामक हिमनद से निकलती है। यमुना नदी कहाँ से निकली? यमुना नदी जो है टिहरी गढ़वाल में यमुनोत्री नामक हिमनद से निकलती है। इसको अच्छे से याद रखें। तो बच्चों हमने देखा गंडक नदी के बारे में देखा। ये गंडक नदी कहाँ से निकली? तिब्बत नेपाल सीमा से निकलती है और आकर के 425 किलोमीटर बहने के पश्चात यह आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसके बाद का अगला लेक्चर होगा कौन सा? भारतीय प्रायद्वीपीय, दक्षिणी भारत प्रायद्वीप में बहने वाली नदियों का हम वर्णन करेंगे। ये वीडियो यदि बच्चों आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।